प्रेजेंट सिंपल के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, मतलब जिनमें पहला तो होता है कि जिनमें कार्य होता हो, जिनमें कार्य होता हो मतलब क्रिया होती है इसमें, और अपन एक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शंस होते हैं। और दूसरे प्रकार का सेंटेंस वो होता है जिनमें कार्य नहीं होता, जिनमें कार्य नहीं होता है, लेकिन मतलब उसमें क्या एक अवस्था, पोजीशन, सिचुएशन ऐसे कुछ बताया जाता है। अवस्था, पोजीशन, स्टेट, और मतलब टोटल मिला के उसका विवरण दिया जाता है ना। तो ये होता है दो प्रकार के वाक्य। हम दोनों तरह के देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल में दो तरह के वाक्य आएंगे और कैसे बनाना है मतलब इन सबको। तो मैं दोनों का पहले एक एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि क्या है, क्या मतलब एग्जांपल से थोड़ा बहुत और कुछ समझ आ जाएगा। कि जैसे हम दो सेंटेंस देखते हैं कि ही स्टडीज इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, मतलब इस सेंटेंस में क्या है, ही स्टडीज इन ऑनलाइन क्लासेस, वह जो है ऑनलाइन क्लासों में पढ़ता है, स्टडी करता है। ओके, और दूसरा सेंटेंस हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल। तो जब हम इन पे गौर करके देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें अपन को पता चल जाता है कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें एक वर्ब आ रही है, मतलब एक कार्य हो रहा है कि वो स्टडीज आ रहा ना, तो कि वो पढ़ाई करता है उसमें ऑनलाइन क्लासों में, तो पढ़ाई करने की क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है ना। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है, ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास है जो है वो यूज़फुल है, उपयोगी है। तो मतलब इसमें भी है तो ऐसे प्रेजेंट सिंपल ही टेंस होगा ना, बट इसमें एक्शन नहीं हो रही है इसलिए आर आ रहा है। बाकी इसमें एक्शन हो रही है तो वी1 के साथ एस या एस लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो हम पूरा देख लेंगे बाद में। लेकिन अभी तो मैं बस आपको ये एग्जांपल देना चाह रहा था कि जिसमें कार्य होता है तो उसमें तो ऐसे वर्ब आती है, और जिसमें कार्य नहीं होता है ना उसमें डायरेक्ट ऐसा आता है, इज एम आर आते हैं, है ना। तो अभी हम क्या मतलब फर्स्ट वाले टाइप वाले सेंटेंस पढ़ेंगे कि जिसमें एक्शन होंगे, जिन वाक्यों में कार्य होता है, मतलब एक्शन वाले वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या अपन को कार्य होता है ना, तो अपन इसका एक फॉर्मूला रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वी1, और कोष्टक में हम ये लिखेंगे एस या ई एस, और ये कब लगेगा वो भी बता दूँ मैं आपको। और देन ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर रहता है वो। ठीक है, अब सब्जेक्ट अपन को पता है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर सिंगुलर रहेगा तब एस या ई एस लगेगा वर्ब में, और अगर सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो वी1 आ जाएगी डायरेक्ट, है ना। बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह तो आते ही है। और एक वो रहता है कि आई को इसमें प्लूरल ही माना जाता है, आई को प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते। तो जिसका भी एक एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं कि वी लिसन म्यूजिक डेली। देन इस सेंटेंस में वी लिसन म्यूजिक डेली, तो इसमें वाक्य तो है, काम कार्य तो हो ही रहा है, जैसा कि नज़र आ रहा है कि गाने सुनने का कार्य हो रहा है या फिर म्यूजिक सुनने का कार्य हो रहा है। तो लिसन आ रहा है इसलिए अपन को पता चल रहा है कि भाई ऐसे कार्य हो रही, क्रिया होगी, इसलिए अपन को एक्शन वाला बनाना है। तो इसमें हमने लिसन इसलिए लिया है क्योंकि वी प्लूरल होता है, और इसलिए लिसन का लिसन ही रखेंगे, लिसन से नहीं करेंगे। बाकी अगर यहाँ वी की जगह ही होता है या फिर
ही शी इट या किसी का नाम होता तो हम लिसन करते हैं यहाँ पे। ओके, देन मैं सिंगुलर वाला भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ही राइट्स ए लेटर डेली, कि वो रोजाना एक लेटर लिखता है। तो इसमें भी लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने का कार्य हो रहा है, तो इसलिए राइट से आया यहाँ पे, है ना। और ये सिंगुलर है इसलिए एस लग गया राइट में, है ना। अगर प्लूरल होता तो राइट का राइट ही रहता है ना। ठीक है, तो फिर ऐसे बन ही जाएंगे। ये पहले अपन ने स्ट्रक्चर लिख लिया था कि सब्जेक्ट वी और ही, जहाँ पे सब्जेक्ट है V1 लिसन और राइट। अब ACIS का वो बता ही दिया है कि मतलब सिंगुलर रहेगा तो ACIS लगाना है, बाकी अगर प्लूरल होगा तो V1 की V1 ही लिखेंगे। उसके बाद में म्यूजिक ऑब्जेक्ट है या ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बाकी अदर जो भी बचता है एडवर्ब वगैरह तो वो पीछे लिखते हैं, है ना। तो ये तो हो जाता है अपने असर्टिव, यानी मतलब सकारात्मक वाक्य हो जाते हैं ये असर्टिव, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम या फिर जो अपन कह सकते हैं कि वो हमें ध्यान मतलब उस समय रखना पड़ता है जब हम मतलब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हमको क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस उसमें डू डस का यूज़ हमें करना है। डू या डस इज, नो नो आर आएगा, used when we make negative and interrogative sentences। मतलब जब भी हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हमें डूडस की ज़रूरत पड़ेगी। और वो डूडस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं बता रहा हूँ कि जब अपन को नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाना है तो नेगेटिव से पता चल रहा है कि नोट तो आएगा ही सही इसमें। तो उसके अलावा जो नोट आएगा वो कहाँ आएगा, और ये डू डज वो कहाँ आएंगे, और वर्ब के साथ क्या होगा, उसमें कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, वो सब हमको यहाँ पे देखना रहेगा। तो मैं आपको इनकी मतलब बना के बता दूंगा कि नेगेटिव कैसे बनाना है। जो डू डज है वो इस तरह से यूज़ किए जाएंगे कि सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए डज, और जो प्लूरल रहेगा उसके लिए डू यूज़ किया जाएगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट अपने जैसे वी है तो इसके लिए डू आएगा, और ही है तो उसके लिए डज आया जाएगा, है ना। और बस जहाँ तक नोट रहता है तो नोट डू डज के बाद में आता है। तो जैसे हम फर्स्ट वाले सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, नेगेटिव रूप बनाएंगे इसका, तो वो आ जाएगा वी डू नोट लिसन म्यूजिक डेली। मतलब हम रोज मतलब म्यूजिक नहीं सुनते हैं तो डू आ ही जाएगा, इसका प्लूरल है इसलिए डू आया। अगर ही रहेगा तो उसके लिए डज आ जाएगा। नोट डू के बाद में और इसके पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा, है ना। बाकी तो सब वही यही सही। इसी तरह इसका बनाएंगे तो ही या डू की जगह डज आ जाएगा। नोट राइट ए लेटर डेली। और ये ध्यान रखना अपन हमें कि जो ये वर्ब रहेगी वो V1 की V1 ही रहेगी, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बस अपन उसकी जगह तो डू डज यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए वर्ब ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना। बाकी आपने और सबने पहले भी पढ़ाई होगा कि हिंदी में ताए ते आते हैं इसमें प्रेजेंट सिंपल में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि पहचान जो रहती है हिंदी में कि वो ताए ते हैं ऐसे आते हैं। और बस, और इसके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, जैसे आदतन कार्य होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, वैज्ञानिक तथ्य होता है, और क्रिकेट की कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, बहुत सारे ऐसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बना रखे हैं शायद। तो और वो भी होता ही है ना। और स्ट्रक्चर अपन ने देख ही ली थी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म देखना था, तो नेगेटिव तो हो ही गया इधर की साइड में, है ना। अब वो इंट्रोगेटिव और देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव, बाकी वो कुछ हैंड राइटिंग ऐसी हो तो फिर देख लेना आप, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इंटरोगेटिव है मतलब प्रश्नवाचक है ना, तो प्रश्नवाचक के लिए हमें याद है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछा जाएगा और क्वेश्चन मार्क वगैरह ऐसे कुछ आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, डू डस तो पहले के जैसे काम आएंगे सही, बस नेगेटिव में से डू डस नोट हटाना है और डू डस को फर्स्ट पे लाना है, बस यही करना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो जैसे वो सेंटेंस क्या था कि वी डू नॉट लिसन म्यूजिक। अब नेगेटिव तो हो ही गया था, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है डू डस की हेल्प से। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है कि जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है कि नोट को तो हटाना है ना, और डू डस को फर्स्ट पे लेकर आना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यही करेंगे। तो उसमें क्या अपना इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो करके देख लेते हैं कि जैसे पिछले वाला जो वो सेंटेंस था नेगेटिव का, वो ये था कि वी डू नॉट लिसन म्यूजिक डेली, वी डू नॉट लिसन म्यूजिक डेली। तो इसमें से हमको नोट हटाना है और डू को आगे लाना है, तो मैं डू को ये फर्स्ट पे ले आया हूँ, है ना। डू, बाकी वी की जगह तो वी आएगा ना, डू वी लिसन लिसन म्यूजिक डेली, और बाकी क्वेश्चन मार्क, और कुछ चेंज तो किया नहीं है। तो यही करना है कि डू वी लिसन म्यूजिक डेली, है ना। इसी तरह वो सेकंड वाला सेंटेंस है, तो उसमें डज ही स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, या शायद इन भी था, है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। अगर हमें एक बार असर्टिव सेंटेंसेस बनाना आ जाए ना, तो फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना तो अपने हाथ में ही रहता है, वो बन जाते हैं, है ना। उसमें तो बस डू डज और नोट इनका ही ध्यान रखना रहता है। बाकी एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है जो इन दोनों का कॉमन मिक्सचर होता है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अब इनके अलावा जो आगे हमने कई बार पहले छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं हम कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताए थे तिये ऐसे कुछ आते रहते हैं, है ना, और पहचान के लिए, है ना। और इनके अलावा जो इनकी प्रेजेंट सिंपल की का कहाँ प्रयोग करना है, इनकी भी एक वो बहुत सारे परिस्थितियाँ होती थी, एडवर्ब्स रहती हैं बहुत सारी कि ये एडवर्ब्स आ जाए, जैसे ऑफन, जनरली, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली, यूजुअली, इनके पीछे इनके साथ में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। और कई सारी जो स्थितियाँ रहती है, जैसे सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसे वगैरह, है ना। तो क्रिकेट कमेंट्रीज होता है, तो इनमें भी हम क्या प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो वो सब भी हम, मैंने शायद पिछली वाली एक और वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने बता रखा है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अब मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट सिंपल का ये वाला प्रकार है, इसमें तो यही तक ही ठीक रहेगा, इतना ही पढ़ना चाहिए। बाकी अब एक ही वीडियो में पूरा टेंस करना है, तो इसलिए मेरे को क्या मतलब अगले वाले प्रकार की तरफ चलना चाहिए, मतलब अब तो सेकंड वाला टाइप डाल लेते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया नहीं हो, मतलब इसमें कोई कार्य नहीं होगा, इसमें सिर्फ अवस्था और उसके बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, वो इसमें हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने वो एक स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल। तो इस वाले वाक्य में कोई एक्शन, कार्य, क्रिया नहीं हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इम्पोर्टेंट है या फिर यूज़फुल है हमारे लिए, तो इसमें कार्य तो हो ही नहीं रहा है ना कुछ भी, बस उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, मतलब ऐसे बताते हैं। तो इसमें भी ऐसे प्रेजेंट सिंपल ही है, आर आ रहा ना, इसलिए प्रेजेंट सिंपल। और हिंदी में भी अपन को लग रहा है कि पीछे है आ रहा ना कि उपयोगी है,
तो इसलिए हमें प्रेजेंट सिंपल मानना है इसमें, और उसी हिसाब से बनाएंगे भी सही इसको कि ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल। ओके, इस तरह से हम बहुत सारे और भी कई सेंटेंसेस देख सकते हैं कि जैसे सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फ्रूट्स आर बेनिफिशियल, जैसे कि फ्रूट्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, फ्रूट्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कि फल जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्रिया भी नहीं हो रही है, इसमें बस उनके बारे में गुण बताया जा रहा है कि जो फल होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल ही है ना, और ये भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। ओके, जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, और ये एक तरह से साइंटिफिक ट्रूथ का भी है सेंटेंस है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व होता है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका विवरण दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही होगा, है ना। इसके हम कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम कभी इंग्लिश मीडियम में जियोग्राफी वगैरह, पॉलिटी या फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, है ना। ओके, और अब और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा, बस उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये भी इसका ही है ना। आई एम ए टीचर, तो ये हमारी क्या पोजीशन, सिचुएशन ऐसे बता रहा है कि हमारा प्रोफेशन क्या है। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, है ना। अब इनके अलावा जो हैज़ और हैव जो होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल शो करते हैं। जैसे हमने कई बार बचपन में पहले पढ़ते थे हम कि जब काऊ का या फिर माई स्कूल का ऐसे लिखते थे, तो उसमें लिखते हैं कि काऊ का लिखते टाइम इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 ears, इट हैज़ 2 eyes, है ना। तो इसमें इट हैज़ क्यों आता है उसके बाद में, तो वो हैज़ हैव इसलिए आते हैं कि हमारे पास कोई भी वस्तु होती है या फिर हमारे मतलब हम उसके स्वामी होते हैं, स्वामित्व या अधिकार या हक बताने के लिए हैज़ हैव आते हैं। मतलब जैसे कि हम लिखते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो उसमें उसका स्वामित्व है गाय का, है ना। तो गाय के पास 4 पैर होते हैं ना, तो इसलिए हैज़ या हैव आते हैं। और हमारे स्कूल में 4 कमरे हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं हम, 10 कमरे, कुछ भी, एक प्लेग्राउंड है, तो उसके लिए भी इट हैज़ ए बिग प्लेग्राउंड, इट हैज़ ए टेम्पल ऑल्सो, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हैज़ हैव ऐसे भी आते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, कि भारत के 29 राज्य हैं, है ना। या फिर माई स्कूल हैज़ ए बिग, मैं लाइब्रेरी लिखने की सोच रहा था पर प्लेग्राउंड लिख लेता हूँ, है ना। ओके, और इसके अलावा एक आधा हैव वाला भी देख लेते हैं कि वी ऑल हैव ए ब्रेन, ना, ब्रेन, हम सबके पास दिमाग होता है ना। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, होता है हमारे पास, हम उसके स्वामी होते हैं, एक तरह से स्वामित्व, हक, ऐसा अधिकार रहता है ना। इसके अलावा कि जैसे हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन ही बार बार याद आ रहा, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उसी का स्वामी है, मतलब उसका अधिकार रहेगा उसके पास। तो इसमें भी कार्य तो नहीं हो रहा है, बाकी उसकी मतलब अवस्था बताई जा रही है या फिर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो
इसलिए इसमें भी क्या प्रेजेंट सिंपल होता है ना। तो हैज़ हैज़ हैव हैज़ है ना। हमने ये सारे के सारे एग्जांपल देख लिए और इनका जो मतलब नेगेटिव है वो सेम वैसे के वैसे ही बनेगा। कि मैं नेगेटिव बना के बता देता हूँ आपको दोनों का, एक एक सेंटेंस बन है ना, देख लेते हैं कम से कम। कि जैसे इसका लिख लेते हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस, अब ये आर आ रहा ना तो आर के बाद में नोट लग जाएगा बस, नोट यूजफुल, बस ये नेगेटिव बन गया। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो आर पहले ले आएंगे, नोट हटा देंगे। और इनमें से किसी का बनाना है तो इंडिया तो ये हेजे वाला बनाते टाइम के वो डूडस वाला रूल वापस से फॉलो करना पड़ता है हमें कि इंडिया डज, इंडिया के लिए डज आएगा, सिंगुलर है ना, डज नोट, और या V1 की जगह लेंगे हम हैव 29 स्टेट्स, या फिर माई स्कूल डज नोट हैव ए बिग प्लेग्राउंड। और हाइड्रोजन का एच कैपिटल करना है ना, हाइड्रोजन डू नॉट हैव 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेगेटिव भी हो ही जाएगा। इंट्रोगेटिव में मतलब हैज हैव और आर को इज एम आर को मतलब जो है आगे लाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यही होता है और तो क्या। तो इस तरह से मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हो ही गया होगा ये मोटे मोटे रूप से। कि जैसे एक तो दो टाइप के होते हैं जिनमें कार्य होता है और जिनमें कार्य नहीं होता है, तो कार्य वाले कैसे बनाना है और बिना कार्य वाले कैसे बनाना है वो सब मैंने बता दिया है। बाकी और भी ऐसे तो बहुत बड़ा रहता है ये टेंस कि कितनी सारी सिचुएशन में कौन ये यूज़ करते हैं एग्जाम्पल वगैरह। तो ये एक तरह से शॉर्ट में ही है ना। तो है ना। ओके,